मुंबई के बारे में एक कहावत है जो कि बड़ी मशहूर है कि यह शहर कभी सोता नहीं है। लेकिन 16 जनवरी की रात इस शहर ने करवट ऐसी बदली कि मातोश्री की नींद उड़ गई है। दशकों से जिस शहर को ठाकरे परिवार अपनी जागीर मानता था, जिस बीएमसी की तिजोरी की चाबी पीढ़ियों से बाघ के पंजों में थी, वो चाबी अब कमल के फूल पर सज गई है। आज बात उसी बदलाव की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया। बीएमसी चुनाव के नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह एक युग का अंत है और दूसरे युग की शुरुआत की मुनादी है। सिनेमा का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, मेरे पास माँ है। मुंबई की सियासत में पिछले कुछ सालों से यही इमोशनल ड्रामा चल रहा था। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी विरासत का वास्ता दे रहे थे, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे असली वारिस होने का दम भर रहे थे। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में बाजी वो मार ले गया जो खामोशी से अपना काम कर रहा था। नाम है देवेंद्र फडणवीस। आइए जरा इस सियासी भूकंप को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले नजर डालते हैं उस गणित पर जिसने बड़े बड़े पंडितों के तोते उड़ा दिए। बीएमसी की 227 सीटों का फैसला आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर कब्जा जमाया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। यानी अगर आप महायुति का टोटल देखें तो आंकड़ा 118 पार कर जाता है। बहुमत का जादुई नंबर अब इनकी जेब में है। उधर उद्धव ठाकरे की मसाल 65 सीटों पर ही जल पाई। कांग्रेस 24 पर सिमट गई और राज ठाकरे का इंजन तो स्टार्ट होते ही बंद हो गया, महज 6 सीटों पर। अब जरा तस्वीर को जूम करके देखते हैं। 45 साल, जी हाँ, करीब 4.5 दशक के बाद ऐसा हुआ है कि बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मुंबई को हमेशा से सेना का गढ़ माना जाता है। कहा जाता था कि मुंबई की सड़कें भले ही गड्ढों से भरी हो, लेकिन वोट तो धनुष बाण को ही जाएगा। मगर इस बार जनता ने इमोशंस को नहीं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को चुना है। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था, ठाकरे रियूनियन का प्रयोग। सालों से एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक मंच पर एक साथ आए। लगा कि शायद खून के रिश्तों की गर्मी वोटरों को पिघला देगी। मराठी मानुस का कार्ड खेल गया, अस्मिता की दुहाई दी गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0। इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है और वो छिपी है मुंबई की बदलती हुई डेमोग्राफी में। मुंबई अब वो 1960 या 70 वाली मुंबई नहीं रही। यह शहर अब पूरी तरह कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है। यहाँ गुजराती है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है और मारवाड़ी है। बीजेपी ने इसी नब्ज को पकड़ा। एक तरफ अपने कोर वोट बैंक यानी गैर मराठी वोटरों को एकजुट रखा और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जरिए मराठी वोटों में सेंध लगा दी। राज ठाकरे की बात करें तो वो उद्धव के लिए फायदे का सौदा कम, नुकसान की वजह ज्यादा बन गए। उनकी पुरानी हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी वाली राजनीति और हेट स्पीच ने पढ़े लिखे वर्ग और दक्षिण भारतीय वोटरों को डरा दिया। नतीजा ये हुआ कि जो वोटर शायद न्यूट्रल रह सकता था, उसने भी डर के मारे बीजेपी का बटन दबा दिया। यानी राज ठाकरे उद्धव के लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी साबित हुए। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके चेहरे पर आज सबसे बड़ी मुस्कान है, देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी नहीं बल्कि उनके पास पब्लिक का जनादेश भी है। नागपुर उनका गढ़ था, वहां उन्होंने क्लीन स्वीप किया, पुणे और नासिक में बढ़त बनाई और अब मुंबई जैसे जटिल चक्रव्यूह को भी भेद दिया। यह जीत फडणवीस के कद को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा कर देती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एकनाथ शिंदे का क्या? बीएमसी के नतीजों ने उनकी सियासी हैसियत की पोल खोल दी है। 29 सीटें, यह आंकड़ा सम्मानजनक हो सकता है लेकिन यह बॉस वाला आंकड़ा नहीं है। बीजेपी की 89 सीटों के सामने शिंदे की 29 सीटें उन्हें गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनाकर रख देंगी। अब तक जो फैसले बराबरी के स्तर पर होते थे, अब शायद बीजेपी के इशारे पर होंगे। शिंदे ने उद्धव को चोट जरूर पहुंचाई, उनका वोट बैंक तोड़ा, लेकिन वो खुद किंग नहीं बन पाए। वो बस किंग मेकर के रोल में ही सिमट कर रह गए।
उद्धव ठाकरे के लिए यह आत्मचिंतन का नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने का समय है। 2017 में उनके पास 84 सीटें थीं, आज 65 हैं। ग्राफ नीचे जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे वो भी धोखा दे गया। AIMIM ने 8 सीटें जीतकर यह बता दिया कि मुस्लिम वोटर अब किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। अगर उद्धव ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ बेहतर तालमेल बिठाया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन काश और अगर मगर से राजनीति नहीं चलती। मुंबई का बजट 75,000 करोड़ से ज्यादा का है। यह देश के कई छोटे राज्यों के कुल बजट से ज्यादा है। अब इस खजाने की चाबी बीजेपी के पास है। 28 जनवरी को मेयर का चुनाव होना है और यह तय माना जा रहा है कि मेयर बीजेपी का ही होगा। पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि मेयर मराठी ही बनेगा। यानी बीजेपी संदेश देना चाहती है कि हम मुंबई पर राज करेंगे, लेकिन मराठी चेहरे के साथ। नील सोमैया और तेजस्वी घोषालकर जैसे नाम रेस में सबसे आगे हैं। आने वाले दिनों में मुंबईकर क्या उम्मीद करें? अब तक बीएमसी और राज्य सरकार के बीच में तू मैं चलती थी, वो शायद अब बंद हो जाए। इसे आप ट्रिपल इंजन सरकार कह लीजिए। केंद्र में मोदी, राज्य में महायुति और बीएमसी में भी बीजेपी। उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अब तेजी पकड़ेंगे। बिल्डर लॉबी जिसके लिए बीएमसी से फाइल पास कराना एवरेस्ट चढ़ने जैसा होता था, अब शायद राहत की सांस लेंगी। मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट जो देश का सबसे महंगा मार्केट है, वहां अब नई हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की इस बम्पर जीत के बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जब बड़ा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो छोटे भाइयों का डरना लाजमी है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक महायुति के अंदर ही कोई नया महाभारत शुरू हो जाए। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के लिए भी ये नतीजे खतरे की घंटी हैं। पुणे और पिपरी चिंचवाड़ जैसे उनके अभेय किले भी ढह गए हैं। क्या पवार का जादू अब खत्म हो रहा है या फिर चाचा भतीजे की लड़ाई ने पूरी पार्टी को ही गर्त में धकेल दिया है? यह सवाल अब जोर शोर से उठने लगा है। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि मुंबई ने बदलाव पर मुहर लगा दी है। मातोश्री का तिलिस्म टूट चुका है। बाल ठाकरे की विरासत अब किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही। जनता ने बता दिया है कि उसे भावनात्मक मुद्दों से ज्यादा विकास और स्थिरता चाहिए। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। 45 साल के इंतजार के बाद उन्हें यह मौका मिला है। क्या वो मुंबई की तस्वीर बदल पाएंगे या फिर बीएमसी भी वही पुराना राग अलापेगी? बस गाने वाले बदल जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या बीएमसी में बीजेपी का आना मुंबई के लिए अच्छे दिन लाएगा या फिर ठाकरे परिवार की वापसी की कोई गुंजाइश अभी बाकी है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।